नमस्कार, मैं रीता सिंह और आप देख रहे हैं सृजन संवाद। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हैं हिंदी साहित्य जगत की एक प्रतिष्ठित लेखिका, कवित्री, आदरणीय आशा रानी शरण जी। आपने कहानी, कविता, लेख, संस्मरण, यात्रा, वृतांत, गजल और पाक कला जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है। तो आइए जानते हैं आदरणीय आशा जी से उनके जीवन के महत्वपूर्ण आयामों के बारे में। नमस्कार आशा जी, सृजन संवाद में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार रीता जी। सर्वप्रथम हृदय तल से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सृजन संवाद में मुझे आमंत्रित करने के लिए। सभी श्रोताओं को, सभी देखने वाले को मेरा सादर नमस्कार। जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब देर ना करते हुए हम अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आशा जी, जैसा कि आपने पहले भी हमारे जो कार्यक्रम देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि जो भी अतिथि आते हैं, हम उनसे अपने कार्यक्रम की शुरुआत उनके बचपन से करते हैं, क्योंकि जी बचपन जी, एक ऐसा होता है जो हमें हमेशा याद आता है ना? याद रहता चिंताओं है। से मुक्त, बेफिक्र। तो और जब वो शुरू में हम वो बचपन की याद करते हैं तो बाकी का कार्यक्रम भी अच्छा जाता है, क्योंकि शुरू का क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, शुरू का प्रश्न अच्छा हो जाता है, यादें अच्छी हो जाती हैं। तो मैं आपसे भी आपके बचपन के बारे में जानना चाहती हूँ। आपका बचपन कैसे बीता? कृपया अपने बचपन की यादें हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जी जरूर। मेरा बचपन सामान्य ही रहा। मैं बहुत शांत स्वभाव की थी, हुँ, नटखट नहीं थी जी, और बहुत ज्यादा खेल कूद, गुड़िए गुड्डों का खेल ये सब मुझे पसंद नहीं था। फिर भी उस समय मोहल्ले में अगल बगल घर होते थे, तो सबका भाई बहन का रिश्ता होता था। तो मोहल्ले में जो शाम को हम लोग एक साथ खेलते थे उसमें मैं खेलती थी। चाहे बरसात में कागज की नाव पानी में वो लगाना, उसको देख करके ये करना, वो सब ठीक था। लेकिन मेरा स्वभाव थोड़ा शांत और मैं ज्यादा नटखट नहीं थी। और मैं पढ़ाई में शुरू से बहुत ज्यादा मन लगाती थी, बहुत नियमित थी। और पिताजी का शहर में ही नौकरी रहा सब जगह। तो हम लोग, मेरी पढ़ाई, हम लोगों की पढ़ाई शहर, शहर से दूसरे, कुछ थोड़ा क्लास एक जगह, कुछ थोड़ा क्लास दूसरे जगह, जैसे जैसे ट्रांसफर होता था तो शहरों में ही पढ़ाई हुई। लेकिन हम लोग नाना नानी के घर और दादा दादी के घर जाकर बहुत एंजॉय करते थे, बहुत मजा आता था। और पूरा मामा मामी मौसा मौसी सबके बच्चे आते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, वो भी बहुत याद है। और मैं पढ़ाई में इतनी नियमित थी और हुँ, कि मेरे छोटे भाई के ट्यूशन मास्टर हमको टास्क देकर जाते थे कि इसका वो होमवर्क करा देना और पाठ याद करवा देना। तो वो भी मेरा ही ड्यूटी रहता था। और जी, उसके बाद मैं माँ को बचपन से ही माँ के काम में बहुत सहायता करती थी। वो हुँ, कपड़ा उतार के लाई तो उनके साथ तह करना, या वो खाने बैठी तो गिलास में पानी देना, कोई घर का खाने बैठा तो गिलास में पानी देना, छोटे मोटे जो उस समय औकात था उस मुताबिक मैं जरूर मदद करती थी। अब यही ऐसा ही बचपन था। और बहुत अच्छी। एक याद है जो एक चीज बहुत याद आती है, वो है कि मैं दूसरे या तीसरे वर्ग में पढ़ रही थी। मेरे बड़े भाई मुझसे 2 क्लास ऊपर थे। हुँ, और हुँ, सुबह पिताजी का प्यून स्कूल छोड़ता था, और बाद में थोड़े दिन में मेरा छोटा भाई भी उसी स्कूल में, उसका वो हुआ एडमिशन। 3-4 दिन बाद उस क्लास में अचानक रोने लगा बहुत। तो हेडमास्टर साहब जाके बड़े भाई को बोले कि तुम्हारा छोटा भाई रो रहा है, उसे घर छोड़ाओ, कुछ बोल नहीं रहा है, पता नहीं पेट में दर्द है कि क्या है। तो वो बड़े भाई आकर मुझको बोले कि देखो, उसको घर जाके छोड़ आओ, कि मेरा अभी क्लास है, तुम घर जाके छोड़ आओ। तो हुँ, मैं गई तो मुझे देखकर और बहुत जोर से रोने लगा, मुंह लाल पूरा हो गया। मैं उसको लेकर चली, हालांकि मैं हुँ, बहुत छोटी थी और घर का रास्ता इतना ठीक से पता नहीं था। लेकिन फिर भी मैं, मुझे काम दिया गया तो मैं उसे लेकर चली। उसका हाथ जोर से अपने हाथों में पकड़ी, और वो गली 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 गली, दोनों बगल मकान, वो गली, कई ठो गली पार करते हुए अपने आप पांव बढ़ता था, रास्ता मिलता था। लेकिन कुत्ते बहुत आगे पीछे दौड़ने लगे।
तो बहुत डर लगने लगा। तो कभी उसको दाहिने हाथ में पकड़ती, कभी बाएं बगल लेती, कुत्ते से बचाने के लिए। और फिर उसके बाद जमीन से नाटक करके, जैसे कि मैं ढेला उठा रही हूँ कुत्ते पर मारने के लिए, तो कुत्ते हम्म। भाग जाते थे, फिर थोड़ी देर में दौड़ कर आ जाते, बहुत भौंकने लगते थे। इसमें बहुत घबराहट था और डर भी था, लेकिन खैर उसको छोड़ी नहीं। और ले करके उसके बाद एक सड़क भी पार करना होता था, लेकिन वो उतना बिजी उस समय बेंगलोर ये सब जैसा नहीं था। तो वो जी। पार करके मैं घर गई, आगे का दरवाजा बंद था, तो फिर पीछे से दौड़ी। तो पीछे का दरवाजा माँ खोली, तो माँ हम लोग को देखी, तो माँ मुझे गले से हृदय से लगाई और जी। खाना खिलाई, पानी पिलाई। फिर हमको मना नहीं की कि अब इस समय से स्कूल मत जाओ, प्यून के साथ दोबारा स्कूल भेजी। तो उस समय इतना डर लगा, लेकिन हाँ। मेरा यह वो था कि अब मुझे यह कार्य दिया गया है, तो मुझे हम्म। ये जिम्मेवारी पूरी करनी है और छोटे भाई को सुरक्षित घर पहुंचा देना है। तो उसमें ईश्वर मेरा साथ दिए, और शुरू से ही पूजा पाठ स्कूल लाइफ से ही करती हूँ। पूजा पाठ में ईश्वर में बहुत विश्वास है। बस यही बचपन। बहुत आपका सुंदर बचपन बीता। और जो आपने बात बताई छोटे भाई को घर तक लाने की और कुत्तों से हाँ बचाने के लिए, इधर से उधर करने के लिए, तो कहते हैं ना कि जो बड़ी बहन होती है माँ के समान होती है। तो हाँ आपने उस टाइम में उसकी वैसे ही रक्षा की जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की हाँ, करती है। बार बार मुझसे चिपक जाता था, जी। आगे जी। बढ़ता ही नहीं था। जी। तो ये बहुत सही बात है और बहुत अच्छा लगा। और आपने अपने बचपन में दादा दादी नाना नानी उन सब की याद दिला के मुझे भी मेरा बचपन याद दिला दिया। हमारे दर्शकों को भी बचपन याद आ गया होगा। हमारे साथ किशोर सर जुड़े हैं। वो नमस्ते बोले। नमस्ते सर, आपको भी। आशा मैम आपको भी नमस्ते बोली है उन्होंने। नमस्ते सर। जी। और वो लिख रहे हैं, वो जमाने के बच्चे सोच तो वो जमाना आज के बच्चे तो सोच भी नहीं सकते। सही बात है। हाँ, जी, बिल्कुल सही कहा किशोर सर आपने। बहुत अच्छा। और आपका बचपन वाक़ई में बहुत अच्छा बीता। और चलिए आगे आपसे पूछते हैं, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई? आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? कोई ख़ास प्रेरणा या कोई वजह? मैं शुरू से बहुत संवेदनशील थी, जी। और पहले कहीं कोई चीज पढ़ा, अच्छा लगा, रेडियो हुँ, में सुना, या फिर दिनकर जी की, पंत जी की, या हुँ, निराला जी की, महादेवी वर्मा की कोई लाइन अच्छी लगी, तो मैं जी। एक कॉपी में उस सबको नोट करती थी। हुँ, वो हुँ। आदत था, 8-9 क्लास से जी, आदत था। जी, और उसके जी। बाद मैं कोशिश करती थी कि ये लोग इतना अच्छा लिखते हैं कि मन पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो मैं भी उसको देख देख के कुछ कुछ लाइन बनाती थी। लेकिन उस समय का लिखा हुआ कहाँ वो संजो के नहीं रखा गया तो कहाँ गया, क्या हुआ ये पता नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ, उस समय से ये आदत थी कि स्वयं कुछ न कुछ सृजन करूं। अब हुँ, जैसे उनका ये अ, खम ठोक ठेल कर जब नर, अम, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये उस समय से हमको ये दो लाइन बहुत पसंद है। और जी, ये सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, इस तरह का। तो ये जी। सब चीज उस समय से ही बहुत पसंद थी। और आगे पढ़ाई का बोझ बढ़ता गया, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, उसके बाद एमएससी जूलॉजी ऑनर्स। हुँ, हुँ, लेकिन साहित्य के साथ मेरा जुड़ाव और लगाव एकदम निरंतर उसी तरह रहा। स्कूल में हुँ, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, कॉलेज में वो भाग लेना और उसमें जीतना, प्रथम द्वितीय आना, और इन लोगों का कोटेशन मैं उसमें देती थी। ये कवि लोगों का कोटेशन देती थी। जी, जी, जैसे कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं निरा पशु और मृतक समान है, यह सब। तो जी। ये देने से उसका रिजल्ट अच्छा होता था। तो इस तरह से। और हिंदी विषय में मुझे सभी विषयों से ज्यादा प्राप्तांक प्राप्त हुए। तो
बहुत लोग ये पूछते हैं कि विज्ञान की छात्रा होने के बाद इस तरह से मैं पीएचडी भी पटना साइंस कॉलेज में ज्वाइन की थी, 1.5 साल तक की थी। जी, जी। लेकिन ये हिंदी से लगाव जुड़ाव मेरा हमेशा हुँ, ही रहा। तो प्रेरणा यही यही लोग थे और उसी समय से कलम कुछ-कुछ हुँ, 4 लाइन 2 लाइन लिखने लगा। जी। हमारे साथ में कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके नाम मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका हार्दिक अभिनंदन है और जुड़े रहिए मैं हमारे सभी साथ। को नमस्कार करती हूँ और जी, सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी। और अपने प्रतिक्रिया के द्वारा हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी एक पुस्तक है ज़िंदगी की धूप-छाँव। जी। उसके पीछे आप लिख मतलब आपकी भावनाएँ क्या थी वो पुस्तक लिखने के पीछे? इस पुस्तक में कई संकलित कहानी है, जो जी। समाज, परिवार हुँ, और हुँ। बहुत सारी समस्याओं पर आधारित उस पुस्तक में कहानी है। जी। और आप ये जानिए रीता जी कि एक साहित्यकार अपने इर्द-गिर्द जो भी हुँ, छोटी-मोटी घटना या कोई अच्छी बात या बुरी बात बहुत सूक्ष्मता से देखता है, परखता है और तब हुँ। उसकी लेखनी कुछ ज़रूर गढ़ती है। जी, तो जी। इसी तरह कर के इसमें बहुत सारे संस्मरण वाले कहानी, करुणामयी कहानी, उसके बाद सामाजिक और संवेदनशील ये सब हुँ, हुँ। विभिन्न प्रकार के सृजन हैं। तो जी। वही बात है कि कोई चीज़ देखी तो उसको हुँ, उसमें लाई। तो हुँ। वो कहानी का संकलन हो गया। उसके बाद बच्चे लोग ये सोचे कि ये हुँ, मम्मी क्या इधर-उधर लिख के रख देती है, गायब हो जाता है, मोटा-मोटा रजिस्टर, डायरी कि हाँ, नहीं हाँ। तुम इसमें लिखो, जमा करो कि सुरक्षित रहे। हुँ, उसके हुँ, बाद मेरे पति के एक मित्र थे कोल इंडिया में हुँ, मैनेजर, तो वो हुँ, मेरे घर बराबर आते थे और वो हुँ, एक बहुत अच्छे अनुवाद करता। 3-4 हुँ, भाषा में वो अनुवाद करते थे, बहुत मोटा-मोटा उपन्यास का, उनको बहुत पुरस्कार भी मिला है। वो हुँ, सुने हुँ, कि हम लिखते हैं, तो वो हुँ, बोले बच्चों से कि मम्मी को प्रतिलिपि से जोड़ो, हिंदी हुँ, प्रतिलिपि से। तो हुँ, बच्चों हुँ, ने 2014 में मुझे हिंदी हुँ, प्रतिलिपि से जोड़ दिया। जी। उसके बाद भी बहुत टेक्निकल कमी थी। मैं हुँ, इतना मोबाइल में चलाना, वो प्रकाशित करना, वो सब हुँ, टाइप कैसे होगा ये सब, उन लोगों हाँ, ने मोबाइल में, लैपटॉप में सब सिखाया। और हाँ, एक एक जो हम स्पीकर से बोल के टाइप करते हैं जल्दी-जल्दी, उसको हाँ, हाँ, उसमें कर दिया और उसको सिखाया। हुँ, उसके हुँ, बाद प्रकाशित करने का सिखाया। हुँ, उसके बाद हुँ, लंबी कहानी, लंबी एपिसोड की कहानी हम हाँ, कैसे भाग को प्रतिदिन प्रकाशित कर देंगे, उसको भी सिखाया। तो हाँ, बच्चों ने बहुत कुछ सिखाया और उसके बाद उनका मन हुआ कि मम्मी का कोई एक किताब प्रकाशित हो। तो मेरे हुँ, पति भी बहुत ज़ोर लगा के बोले कि नहीं-नहीं ये काम कर ही डालो। हुँ, तो फिर हुँ, वो सब कहानी जो हमको पहले छपवाना था वो सब छाँट करके दिए, तो पुस्तक प्रकाशित हुई और फिर उसके बाद हमारे पति खुश होकर मुझे एक हुँ, टैबलेट हुँ। उपहार में दिए। अरे तो इस वाह! तरह से हाँ, जी, इस बहुत तरह से। अच्छा। हाँ, मैं बहुत तो टेक्निकल बाद में चीज़ हाँ, सीख गई, हाँ। जी, सीख जी, गई। जी। चलिए बहुत अच्छा लगा जान के आपके बारे में। और तो अब समय हो गया है आपकी एक रचना सुन ली जाए, हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे होंगे, तो आपसे अनुरोध है एक रचना प्रस्तुत की जाए। जी, ज़रूर। मैं हाँ, देशभक्ति पर नारियों पर, बेटियों के दुखों को, ये सब विषय पर लिखती हूँ। जी, जी। और सबसे पहले देश के बारे में, भारत देश महान, जी, जी। कोटि-कोटि श्रद्धा नमन है, मेरे भारत देश महान को। इस तपोभूमि विशाल को, कोटि-कोटि श्रद्धा नमन है, मेरे भारत देश महान को।
वेदों के मंत्रों से गुंजित भारत की यह पुण्य भूमि, धन्य हूँ मैं कि यही है मेरी जन्मभूमि। कोटि कोटि श्रद्धा नमन है मेरे भारत देश महान को। गंगा जमुना सरस्वती सिंचे भूमि विशेष, ऋषि मुनियों की धरा यह श्रेष्ठ धर्म प्रवेश। धर्म संस्कृति क्षमा दया और ममता का देता संदेश। राम राम ही पूजे जाते हैं चाहे जितने हो लंकेश। कोटि कोटि श्रद्धा नमन है मेरे भारत देश महान को। उत्तम आदर्श और ज्ञान से भारत देश धनवान, सेवा में अर्पित करूं तन मन जीवन प्राण। कोटि कोटि श्रद्धा नमन है मेरे भारत देश महान को। विकास और विज्ञान में भारत बना महान, हर पल शीस नवाते हम करते इसका गुणगान। दुनिया भर में गूंजता भारत का अब नाम। कोटि कोटि श्रद्धा नमन है मेरे भारत देश महान को। कोटि कोटि श्रद्धा नमन है मेरे भारत देश महान को। धन्यवाद। एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं, और जो आपको असुविधा हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसके लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो एक बार फिर से हमारी आदरणीय आशा जी आपके सामने हैं, तो आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। आपकी जो रचना थी वो तो वाकई बहुत ही शानदार थी। एक गृहिणी और एक लेखिका, इन दोनों भूमिकाओं को आप संतुलित कैसे करती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत गंभीर प्रश्न है। जी, जी। कोई भी, हम या आप, सभी जी, पहले गृहिणी हैं। भले जी, बाहर की तमाम जिम्मेवारी और दूसरे काम करें, जी, बाहर नौकरी करने वाले भी, सभी पहले गृहिणी जरूर हैं। उनका जी, जी, परिवार है, बाल बच्चे हैं। जी, बहुत ही मुश्किल होता है समय निकालने के लिए, सृजन के लिए, या जी, कहीं वो ऑनलाइन काव्य गोष्ठी हो उसमें जाना, तो 4-5 घंटा लग जाता है जाने आने और अटेंड करने में। या जी, फिर ऑफलाइन, जैसे उस दिन आपका विचार गोष्ठी था, उसके बाद लगातार कविता वाला हो गया तो उतना घंटा। तो जी, जी। उसके लिए क्या है कि आप लोग जो समय देते हैं, उसके हुँ, अनुसार सुबह से जल्दी उठ के और हुँ, जल्दी-जल्दी सारा काम करके, कुछ काम छोड़ा भी जाता है। और फिर बच्चे बहुत सहयोग करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा टाइम हाँ, हो गया, जाओ जो बचा वो हम लोग देखेंगे। जी, तो ये इस बहुत तरह अच्छी से, बात है। हाँ, जी, बच्चे बहुत हर हर स्टेप पर बहुत सहयोग बच्चे करते हैं। कुछ जी, सिखाने जी, से लेकर के कुछ वो करने का। मैं ऑनलाइन भी जाती हूँ। हुँ, साहित्य साधक मंच में तो बराबर ऑनलाइन ही होता है। तो जी, जी, बहुत घंटा मैं बाहर रहती हूँ, तब तक हुँ, इधर अपना मैनेज करते हैं। जी, दूसरी जी, बात रीता जी एक है कि हाँ जी, गृहिणी जो होती है, वो हुँ, सुबह सबसे पहले आँख मलते उठती है और रात को सबसे हुँ, अंत में वही सोने जाती है। जी, फिर भी जी, लगता है कि अभी घर का कुछ काम छूट ही गया, ठीक है, छूट सही ही गया। बात है। हुँ, हुँ, जरा सा मेथी पत्ता अभी तोड़ लेती या धनिया पत्ती अभी काट लेती तो सुबह जल्दी हो हाँ, जाता। ये जी, होता जी, है। लेकिन तब ये है कि हुँ, मैं ये कहूँगी कि हर एक गृहिणी को पहले अपना घर, परिवार, बाल-बच्चा, वो तो हुँ, पूरा ध्यान देना चाहिए। ध्यान जी, देना, जी, मैं भी अपने तरफ से पूरा
ये कह सकती हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी गृहिणी, माँ, सब अपने बच्चों को देखभाल ये सब, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज, उसी में से थोड़ा समय चुरा कर, अपने व्यक्तित्व चुरा कर कहूंगी मैं, क्योंकि हुँ, जबरदस्ती निकालना पड़ता है, जी, जी। अपने व्यक्तित्व को भी हुँ, निखारना चाहिए। ये मैं जी। सबको, सभी गृहिणी लोग को जरूर कहूंगी। उससे बहुत अच्छा लगता है अपना व्यक्तित्व अगर हुँ, सामने किसी के आ रहा है, अपना कुछ कर रहे हैं, तो अंदर हुँ, में बहुत अच्छा महसूस होता है। जी। बिल्कुल इसलिए सही कहा आपने। हुँ। बिल्कुल सही बात कहा कि हम लोग गृहिणी क्या करते हैं, हम लोग अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाते हैं। निकाल कर, हाँ। तो अपने लिए समय निकालना ज़रूरी है और जो आपको पसंद है लिखना, पढ़ना और या और कोई शौक है, कुछ भी अच्छा शौक है तो उसको ज़रूर पूरा करें और अपने लिए समय ज़रूर निकालें। ये आपका बहुत अच्छा संदेश है। कहानी, कविता, गज़ल इनमें से आपका सबसे प्रिय लेखन कौन-सा है? हाँ, ये तीनों में से हुँ, कहानी लिखना मुझे बहुत पसंद है। जी। शुरुआत की हुँ, प्रतिलिपि पर आता था, कोई टॉपिक दिया जाता था उसके ऊपर थोड़ा लिखने का। हुँ, वो हुँ। रोज रोज दैनिक था। उसके बाद अच्छा। से मैं कहानी, हुँ, वहाँ पर प्रतियोगिता सब चलती रहती थी। कोई हुँ, टॉपिक दिया जाता था उस पर कहानी लिखने के लिए, तो मैं हुँ, कहानी लिखना ही पहले शुरू की। और मैंने जी। बताया कि मैं बहुत संवेदनशील हूँ और सब छोटी-मोटी घटनाओं को और ये सबको देखती हूँ, समझती हूँ सूक्ष्म रूप से। तो हुँ, उस हुँ, पर लेखनी चल पड़ती है, लेखनी जी। चल पड़ती है। तो मेरी कहानियों में सामाजिक, पारिवारिक हुँ, हुँ, और ये समस्याओं पर, जैसे ये बलात्कार हुआ, नारी शोषण और उसके हुँ, बाद गर्भपात, हुँ, सामाजिक कुरीतियाँ, लड़कियों को नहीं पढ़ाना, जल्दी शादी कर देना, ये सब चीज़ हुँ, हुँ, को सोच देख कर मेरी लेखनी उस ओर कहानी सृजन करने लगी। और कविता बाद में मैं लिखना शुरू की, क्योंकि हुँ, अब मैं हिंदी एमए या हिंदी से डॉक्टरेट नहीं थी, तो हुँ, मुझे वो लघु और गुरु की गणना और मात्रा और ये सब इतना नहीं, तो मैं ज़्यादातर छंद मुक्त रचना ही लिखती हूँ। गज़ल हुँ, भी 1-2 ठो 3 ठो जो लिखा है, वो छंद हुँ, मुक्त रचना ही, लेकिन उस पर भी बहुत सराहना जी, जी, मिली है। जी। चलिए बहुत सुंदर। और आपने एक लंबी कहानी लिखी है जिसके 58 भाग आपने लिखे हैं। इसका अनुभव कैसा रहा आपका? वो लंबी कहानी का शीर्षक है कुमुद। कुमुद, जी, उसका जी, अनुभव बहुत अच्छा। जी। उसको अभी तक 38,000 लोग पढ़ चुके हैं और अच्छा अभी भी लगातार पढ़ रहे हैं। जी, 38,000 लोग पढ़ चुके हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। और जी। उसमें दुर्भाग्य ये हो गया कि उसके बीच में मेरे पति का तबीयत खराब हो गया और मैं लिखना बंद कर दी। आज तक वो कहानी 58 भाग तक ही है। वो ओह! करीब 150 तक जाती। तो ओह! बार-बार मुझे संदेश आता है, हाँ, हाँ। और वो आता है कि आप इस कहानी को पूरा कीजिए, आप हुँ, इस हुँ, कहानी को पूरा कीजिए। और हुँ। उसमें जिन लोगों ने पढ़ा, उन लोगों हाँ, ने हाँ। समीक्षा जो लिखी, उससे तो मुझे इतनी प्रसन्नता मिली हुँ, और मेरा हुँ, इतना उत्साहवर्धन हुआ कि हुँ, पूछिए मत। बहुत सराहना जो समीक्षा लिखते हैं, हुँ, उस हुँ। चीज़ से बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और जी। उस समय क्या था कि अक्सर लंबी कहानी लिखने की प्रतियोगिता चलती थी, तो हुँ, उनका हुँ, शर्त होता था कि एक भाग में कम से कम हुँ। 1000 शब्द होना चाहिए अच्छा। और सप्ताह में 4 हुँ। भाग आप ज़रूर प्रकाशित कीजिए, नहीं जी, तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएँगे। तो मैं जी। क्या करती थी, डर के मारे 3-4 हुँ, भाग कहानी हुँ, का ड्राफ्ट में रखती थी लिख के, कि किसी दिन घर में बहुत हुँ। इमरजेंसी या व्यस्तता आ जाए और मैं हाँ, नहीं लिख सकूँ, तो उस हाँ। ड्राफ्ट वाले को मैं प्रकाशित कर देती थी। तो इस हुँ, तरह से मैं उस प्रतियोगिता से बाहर नहीं हुई। जी। खुद हुँ, उसमें इतनी लंबी कहानी लिखने के बाद ये होता है कि अगला भाग में क्या मैटर दें और 1000 शब्द कहाँ से लाएँ। लेकिन हाँ। आपको क्या बताऊँ रीता जी, वो हुँ, लिखते-लिखते हर दिन वो हुँ, मैटर मिल जाता था
और कहानी अपने आप आगे बढ़ती चली जाती थी, हाँ, हाँ। बढ़ती चली जाती। इसीलिए कहा जाता है कि आदमी को रोज कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। जी, जी। लिखने का प्रैक्टिस रहता है। तो वो हाँ। देखिए 58 भाग कहानी में उसका मैटर मिलते चला गया और वो पूरा होते चला गया। हुँ, हुँ। तो ये आप प्रतिलिपि पे लिखती थी? हाँ, जी। और बहुत सारी संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ, वहाँ भी हुँ। रचना देती रहती हूँ। जी, जी। जैसे आपके आप लेख लोगों से या जी। अभिव्यक्ति से, साहित्य हुँ। साधक मंच से, इस तरह से और कितना सारा से जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी। हाँ। काफ़ी बच्चों से जुड़ी हैं आप। हुँ। आपके लेखन में समाज और संवेदनाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? मैंने बताया कि मैं बहुत हुँ। संवेदनशील हूँ। जी, जी। मेरे लेखन में समाज, परिवार और संवेदनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हुँ, हुँ। मेरी कविता, कहानी और सभी सामाजिक समस्याओं को लेकर हुँ, हुँ। संवेदनाओं पर ही आधारित है। जी, मेरी जी। जितनी हुँ, कहानी रचना है, हुँ, हुँ। जो मैंने अपने, अब देखिए आप कोई कहानी पढ़ती भी हैं तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि अरे! ये तो इस कहानी में मैं भी कहीं पर हूँ, इसका हुँ। हिस्सा हूँ। इसी तरह जी, वो जी। लिखते-लिखते मुझे लगता था कि हाँ, मैं हाँ। खुद का भी कुछ इसमें, इस कहानी में हूँ। हुँ, तो इस तरह से सामाजिक समस्याओं और हुँ। संवेदनाओं से जुड़े रहे मेरी रचना, कहानी, और मैं उसी आधार पर लिखती है, इसलिए इनका बहुत हुँ। महत्व है, बहुत जी, महत्व है। जी, बहुत शानदार। एक लेखिका के रूप में आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? एक लेखिका के रूप में मैं समाज से यह कहना चाहूँगी कि अगर आपके आस-पास, इर्द-गिर्द कुछ भी अनुचित हो रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास कीजिए। अकेले नहीं तो 3-4 आदमी मिलकर। अब सड़क पर किसी महिला के साथ कुछ अत्याचार हो रहा है, तो चुपचाप वहाँ से निकल जाना उचित नहीं है। वो 4, 5, 6 आदमी इकट्ठा करके उसको, महिला की सहायता करने की कोशिश हुँ। करनी चाहिए। किसी जी। गरीब आदमी पर अत्याचार हो रहा है, हुँ, उसको हुँ। उस समय किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो लोग मोबाइल से वो दृश्य, वो फ़ोटो खींचने लगते हो, पानी-पानी चिल्ला रहा है, तो उसको पानी की व्यवस्था करके पानी दीजिए, जल्दी अस्पताल भेजने का उस आजकल क्या प्रवृत्ति हो गई है कि नहीं, हम इससे अलग हटकर दूर निकल जाते हैं। जी, इसमें जी। इसमें कौन पढ़ने जाए, इससे बचकर, दूर होकर, अलग होकर निकल जाते हैं। हुँ, किसी को ज़रूरतमंद को सहायता की ज़रूरत है, तो उसको कीजिए। और हम स्वयं भी समाज की एक इकाई हैं, हुँ, हुँ। तो हमारा पर्यावरण के प्रति, हमारे परिवेश में स्वच्छता रहे इसके प्रति, जल संरक्षण के प्रति हमारा भी बहुत कर्तव्य है। जैसे जी। हम समय से ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट सब बाहर निकालें हुँ, और हुँ। उनको सहायता करें, अपने परिवेश में इधर-उधर स्वच्छता खुद भी करें और अपने घर से ही ये हुँ, चीज़, जैसे एक्वागार्ड का फालतू पानी बह रहा है तो उसको क्या में हुँ। हम जमा कर के उसको उपयोग करें। तो इस जी। तरह से अपने घर से ही इसकी शुरुआत करें और दूसरों को भी सुझाव दें। दूसरों को भी सुझाव दें। इस तरह से हुँ। समाज को मेरा यह संदेश है। बहुत ही सुंदर संदेश आपका और उम्मीद करती हूँ कि लोग इसको समझेंगे और अपनाएँगे भी इसको। आज के समय में साहित्य की क्या भूमिका है? कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। जी, साहित्य हर ज़माने में साहित्य समाज का दर्पण रहा है। जी। आज के समय में हुँ, साहित्य की भूमिका बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। साहित्य हमारे समय की सामाजिक अ, सामाजिक असमानता, पर्यावरण, राजनीति और मानवीय मूल्यों को उजागर करती है। आज के समय में साहित्य
का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और जी। साहित्य लोगों में हुँ, जागरूकता पैदा करती है। उसके साथ-साथ सोचने समझने की क्षमता विकसित करती है। सोचने समझने की क्षमता विकसित करती है और संवेदनशीलता को उजागर करती है। जी। संवेदनशीलता को उजागर करती है। इसके साथ साहित्य के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं का साहित्य के माध्यम से संस्कृति और परंपराओं का हुँ, संरक्षण होता है। बहुत इसके बहुत सुंदर। साथ-साथ हुँ, संक्षेप में मैं यह कहूँगी कि आज के दौर में साहित्य समाज को दिशा देने, किनारों विचारों को व्यक्त करने और मानवता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत सुंदर। आपने एक साहित्यकार के तौर पर बहुत ही कुछ और भी बोल रही हैं शायद आप? नहीं, यही समाज को एक दिशा देने में, विचारों हुँ, को व्यक्त करने में और मानवता को मजबूत बनाने में साहित्य की भूमिका आज के समय में जी, बहुत जी, ही निभा रहा है साहित्य। जी, बहुत सुंदर। और आप भी एक साहित्यकार हैं और इतना अच्छा साहित्य आप लिखती हैं और एक साहित्यकार की तरफ से ये बहुत अच्छा है कि हम साहित्य की क्या भूमिका है, ये हम लोग आप लोग समझ सकते हैं। नए लेखकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? देखिए, साहित्य एक साधना है। सभी साहित्यकार एक हुँ, साधक हैं हुँ, और लेखन एक यात्रा है। हुँ, हुँ। जब हम शुरू करते हैं, तो शब्द लड़खड़ाते हैं, आत्मविश्वास डगमगाता है, लेकिन उस समय लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। जी, लिखना नहीं छोड़ना चाहिए। रोज़ थोड़ा-थोड़ा लिखना ही सफल लेखक या साहित्यकार बनाता है। रोज़ थोड़ा-थोड़ा लिखना। भले ही जी। किसी की प्रतिक्रिया नहीं मिले, समीक्षा हुँ, नहीं मिले, प्रोत्साहन नहीं मिले, उस पर परवाह नहीं करना चाहिए। जी, जी, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने आप में क्या क्षमता है, उसको खोजना चाहिए और जी, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए, धैर्य को कायम रखना चाहिए और किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए और रोज़ थोड़ा-थोड़ा लिखते-लिखते एक दिन जाकर के वो बहुत लंबी कहानी बन जाती है। जी, जी। तो इस तरह से हुँ, किसी से प्रभावित और समाज में अगर कोई कुरीतियाँ हैं, तो उन पर तो सच्चाई से लिखिए, निडर होकर लिखिए और सच्चाई से लिखिए। जी। बहुत सुंदर नए लेखकों के लिए आपका संदेश और आपके जीवन का वह एक अनुभव जिसने आपको सबसे ज़्यादा बदला। जी, इसमें मैं पहले बताऊँगी कि मेरे माता-पिता बहुत हुँ, धार्मिक थे और बहुत दयावान थे हुँ, और बहुत ऊँचे संस्कार वाले थे। हम लोग 5 भाई-बहन थी। मेरी जी, माँ ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी। 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। लेकिन वो एक बहुत अच्छी गृहिणी और बहुत अच्छी माँ। हुँ, हमेशा हम दोनों बहनों को बहुत उच्च शिक्षा दी जाए, हुँ, इसके ये हुँ, में वो रहीं। और बहुत मेरे पिताजी कहा करते थे कि हुँ, एक ग्रेजुएट व्यक्ति जो जूते में पॉलिश लगाएगा और हुँ, एक हुँ, अनपढ़ आदमी, दोनों में बहुत अंतर होता है। जी, मतलब जी, शिक्षा और ऊँची शिक्षा का जीवन में हुँ, हर हुँ, मुकाम पर बहुत काम आता है। आप भले जी, कहीं कोई नौकरी नहीं कीजिए, नहीं, लेकिन आप उच्च शिक्षित हैं, तो जीवन में अचानक क्या समस्या आएगी, उससे लड़ने का आपको पूरा दिमाग काम करेगा। तो मेरे जीवन में तो इतना बड़ा बदलाव अचानक से आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग बहुत सुख से जीवन काट रहे थे। जी, पति डॉक्टर थे। मैं हुँ, एमएससी जूलॉजी करने के बाद किसी ने रोका नहीं। जिस जी, कॉलेज में चाही उसमें पढ़ी, जितना चाही उतना पढ़ी और जैसे बीए में गई मेरे रिश्तेदार माता-पिता को तंग करने लगे।
शादी करने के लिए। मेरे सब छोटे भाई बहनों की शादी हो गई। लेकिन मेरे माता पिता कभी सुने, वो लोग बहुत बात सुने लेकिन नहीं रोके, पढ़ने दिए। एमएससी करने के बाद मेरी शादी हुई डॉक्टर से। पति भी बहुत अच्छे थे मिले, लेकिन मैं पीएचडी कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन एक दिन रात को हम लोग सोए हुए थे, 2004 जनवरी, जी, जी, 2004 जनवरी तारीख 2, अभी सब जी। कोई नया साल ही मना रहे थे। हाँ जी, तो हाँ हम जी। लोग खा पी के सोने गए। हुँ। 4 साढ़े 4 बजे सुबह मेरे पति का ब्रेन स्ट्रोक हो गया बिस्तर पर ही। ओह! बहुत सीरियस ब्रेन स्ट्रोक। घर में ही कान से सुनना बंद हो गया। पूरा हुँ, हुँ, थर-थर बॉडी कूदने लगा और बायाँ साइड हुँ, का पैर-वैर काम, हम जल्दी बच्चे हड़बड़ा के बच्चों को उठाई। सभी हुँ, हुँ, छुट्टी में घर आए थे। वो हुँ, 25 दिसंबर का बड़ा दिन का वो छुट्टी था। हाँ, उसके हाँ। बाद एम्बुलेंस आया, मैं लेके चली हॉस्पिटल। हुँ, हुँ, वहाँ पर उनको कन्वल्शन हो गया और वो सेंसलेस हो गए, मुँह से गाज वगैरह फेंक दिया। फिर उसके आगे, उस समय उड़ीसा में थी तो बुर्ला संबलपुर भेजा गया, हुँ, ऑक्सीजन लगा के एक डॉक्टर के साथ। और 5 जनवरी से मेरे बेटे का 10th का प्री बोर्ड था। ओह! तो हाँ, हाँ। बड़ी बेटी और बेटा घर में ही रोते चिल्लाते छूटा, हुँ, और हुँ, छोटी बेटी मेरे साथ आगे बढ़ी हुँ, हुँ, संबलपुर बुर्ला। वहां पर उनको 12-14 दिन रख के फिर भुवनेश्वर हम लोग आए कलिंगा हॉस्पिटल में। हुँ, हुँ, अब बच्चे जो है सो केबिन में ज्यादा लोग को रहने नहीं देते थे। अब हुँ, बच्चे हम लोग को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, बहुत रोते थे। और मेरे हुँ, पति का खाली शरीर पड़ा हुआ था, सिर्फ हुँ, सांस चलता था, सांस ओह! चलता था। नाक हाँ, में नेज़ल ट्यूब, कैथेटर सब। और हुँ, मेरे हुँ, मुँह से तो कोई शब्द ही नहीं निकलता था कि ये अचानक हुँ, क्या हुँ, हो गया, समझ में ही नहीं आता था। सभी मेरे मायके से भाई-भाभी सब दौड़ के आए। हुँ, मेरे हुँ, वहाँ क्वार्टर पर भाभी रुकी, दोनों हुँ, बच्चों के साथ। उसके बाद इधर भाई लोग हॉस्पिटल में। हुँ, उसके बाद से तो समझिए कि अगस्त सितंबर तक इस हुँ, हुँ, हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में दौड़ते चली गई। ओह! बच्चे पूछते थे कि गर्मी का छुट्टी हुआ तो कहाँ आएँ? तो हम कहते थे कि माँ-बाप जहाँ रहता है वही घर होता है। हुँ, उसी के हुँ, हॉस्पिटल के केबिन के कमरा में एक साइड में उनका सामान और नीचे हुँ, बिछा के हम लोग सोते थे। उसके बाद बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, वो बोलने लगे, हुँ, हुँ, खुद से उनका यूरिन लैट्रिन ये सब होने लगा तो क्वार्टर दिया गया, उसमें आए। हुँ, उसके हुँ, बाद बच्चे बहुत रोते थे, बाहर जाने का नाम नहीं लेते थे कि माँ तुम कैसे अकेले रहोगी? रिश्तेदार हुँ, सभी तो चले गए 1-2 महीना में, इतना हाँ, दिन हाँ, कौन अपना काम छोड़कर रहेगा? तो हाँ, मैं उनको कलेजा में साट कर यही समझाती थी कि हुँ, देखो ये हमारी लड़ाई है, हमको हुँ, हम लोग को लड़ना है और जीतना है। और जितना रोएँगे मन कमज़ोर होगा। तुम लोग रो मत। मुझे भी अंदर में बहुत डर था कि ऐसे बिना उठ के चलने-फिरने वाले आदमी को मैं हाँ, कैसे लेके अकेले रहूँगी? हाँ, बहुत हाँ, डर था। लेकिन मैं बच्चों के सामने नहीं रोती थी कि और घबराएँगे और बाहर पढ़ने नहीं जाएँगे। हुँ, तो ख़ैर किसी तरह समझा के हुँ, क्वार्टर हुँ, मिल गया तो बच्चों को धीरे-धीरे बाहर भेजी। हाँ, रात भर नींद नहीं पड़ती थी कि पैसा भी कहाँ से लाऊँगी? हुँ, अभी तो उनको जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जॉइन नहीं कराएँगे, मेडिकल बोर्ड होगा, वो सब होगा। तो हाँ, वो हाँ, चिंता भी रहती थी। और रीता जी, रात-दिन या हुँ, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हुँ, ये हुँ, क्या था, ये मुझे पता नहीं। मुझे जब निकलना है बाहर के काम से, तो हाँ, मैं हाँ, निकलती ही थी। और जितना रात हो कि दिन हो, कि जितना हाँ, ठंड हो, कि बारिश हो रहा है, कि कड़ी धूप है, कुछ भी। क्योंकि हुँ, पति बिस्तर पर थे तो मुझे बाहर का भी सारा काम मेरी ज़िम्मेवारी हो गया, सब हाँ, जगह हाँ, दौड़ना। फिर मुझे चीफ मेडिकल ऑफिसर और हाँ, वो प्रेसिडेंट, मेडिकल प्रेसिडेंट में एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, ये सब से हाँ, मिलने जाना होता था। हाँ, हाँ, तो मैं पति को घर में ताला बंद करके जाती हुँ, थी और उन लोगों से बातचीत करके मिल के आती थी। बड़ी मुश्किल से मैं उनका नौकरी वापस ली हाँ, और हाँ, रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक हुँ, मोटराइज़्ड व्हीलचेयर पर हुँ, हुँ, दिल्ली से मैं बनवा करके कस्टमाइज़्ड ले आई। उस पर अच्छा, बैठा करके मैं उनके साथ
सुबह हाँ, उनको हाँ, तैयार करा के उनके साथ जाना, उतना देर हॉस्पिटल में रहना, हाँ, और हाँ। फिर उनके साथ दोपहर में आना, फिर शाम में 4:30 बजे निकलना, फिर 6:30 में आना, फिर घर हुँ, का सारा खाना नाश्ता वो सब काम, वो हाँ, सब हाँ, मैं, दोनों लड़कियों की शादी, बच्चों को पढ़ाना, सब हाँ, हाँ। कुछ उसी में। हुँ, लेकिन उस समय एक चीज आया उनकी बीमारी के बाद, हुँ, कि मेरा दिमाग तेज हो गया, मेरे काम करने की क्षमता बढ़ गई, हुँ, और मुझ हुँ, में साहस बहुत हो गया। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था। हुँ, हुँ। ये कहा गया है ना कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। जी, जी। तो वही चीज हुआ। तो पति तो रिटायरमेंट के आखिरी दिन तक काम किए हुँ, उसी मोटराइज्ड व्हील चेयर पर, क्योंकि हाँ, भगवान हाँ, ने उनकी मानसिक शक्ति, याददाश्त हाँ, हाँ। दे दी थी वापस। और वो, हुँ, उनको फिजियोथेरापी खूब करवाई, हाँ, हाँ, सीएमसी वेलोर बहुत बार गई, एम्स हाँ। दिल्ली बहुत बार लेकर के गई, हुँ, और फिजियोथेरापी से वो दाहिना हाथ से लिखने का प्रैक्टिस, वो सब बहुत अच्छा। फिर बाद में पूरा हुँ। ABCD क ख ग घ से शुरू किया गया, ओह! हाँ, हाँ। स्क्वायर वाला कॉपी मंगा के सिलेट पेंसिल से। ओह! हाँ, हाँ। और उसके बाद वो पूरा अपना आ गए, लिखने लगे प्रेस्क्रिप्शन, वो सब। हुँ, उसके बाद उनका नौकरी ज्वाइन हुआ, बच्चे हुँ, भी पढ़े। आज मेरे पति मेरे साथ हैं, और बच्चे भी अपने सभी काम में व्यस्त हैं। हुँ, और मैं हुँ, बराबर उनको एक चीज कहती थी, कि जितने कष्ट संकटों में जिनका जीवन सुमन खिला, हुँ। गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जी, उसी पर उनका रुराई उठती थी, कि जितना संकट काट के आगे बढ़ोगे, आगे बहुत सुखी जीवन मिलेगा। जी, और जी। फिर सबके लिए मैं एक बात कहती हूँ, कि हो हुँ, पुरुषार्थ प्रबल तो कोई अनहोनी बात क्या, और जीवन रथ के लिए सुदिन क्या, और अंधेरी रात क्या। बहुत सुंदर, बहुत सही। और आपकी सुन के ये सब आपके जीवन के बारे में आपका संघर्ष सुन के वाक़ई में आप बहुत ही हिम्मत कई वाली बार महिला डॉक्टरों ने हैं। जवाब दे दिया कि ले जाइए, अब ये नहीं बचेंगे। और रातों रात हम लोग टिकट काटे, और हाँ। उनको, लड़का अपना सेमेस्टर छोड़ के हुँ, चार हुँ। चार पांच पांच महीना मेरे साथ सीएमसी भेलोर में, वो ओह! ये हम लोग जल्दी एजेंट से टिकट काट करके और लेकर हुँ, के भेलोर भागे, एम्स भागे। हुँ। बेटी वहाँ अमिटी यूनिवर्सिटी में, एक बेटी एमबीए कर रही थी दूसरे जगह पटना में। तो हाँ, हाँ। लड़का बेचारा अपना सेमेस्टर छोड़ के, मात्र 18 साल 17 साल उम्र। हुँ, तो उस समय शिक्षा इतनी काम आई, कि वो जो हुँ। भेलोर में डॉक्टर्स के 7-8 टीम आते थे एक साथ, मुझसे हाँ, हाँ, जितने सवाल पूछते थे, मैं हाँ, सब हाँ। बिल्कुल वाइजली सारा फाइल अप टू डेट अरेंज करके, वो हुँ, लोग वाह हुँ, कह के जाते थे, वाह कह हुँ, के, कि आपके साथ कोई जेंट्स गार्जियन नहीं है, यही एक हुँ, बच्चा है। और हुँ। इतना वो लोग प्रभावित होते थे। तो उस समय पिताजी कहा करते थे, कि मिस हुँ, फॉर्च्यून नेवर कम्स एलोन, बट सॉल्व्स वन बाय वन। जब तक हुँ, जिंदा रहे, मतलब हुँ। इनकी बीमारी के बाद उनको बहुत ज्यादा सदमा लगा। हाँ, और हाँ, लगा कि डॉक्टर से लड़की का शादी किए, इतना सुखी थी, कोल इंडिया में मेडिकल हाँ, ऑफिसर थे, और हाँ। अचानक से इस तरह से बच्चे छितरा गए, वो ये हो गई। उनको बहुत हुँ, सदमा लगा, लेकिन वो हमेशा फोन पर बात कर करके सब मेडिकल पॉइंट समझाते थे, और हमको बहुत वो समझाते थे, हुँ, कि हुँ, गीता में कर्म कहा गया है, कि कर्म करते रहना चाहिए, फल का हुँ। चिंता नहीं करना चाहिए। जी, तो इसलिए मैं शिक्षा को, मैं अपनी बेटियों को हुँ, पूरा हुँ। पढ़ा लिखा के पैर पर खड़ा करके शादी की। जी, बहुत ही संघर्षपूर्ण आपका जीवन रहा और अब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, सब जल्दी ठीक हो जाएँ, स्वस्थ हो जाएँ और आप लोग सब दोनों साथ में घूमने जाइए, परिवार साथ में घूमने जाइए, बहुत अच्छे से सब रहे। उसी हालत में बच्चे तीनों ले जाते हैं रामेश्वरम, ये मदुरई, और क्या जी, कहते हैं कन्याकुमारी, बड़ा जी, बड़ा गाड़ी बुक करके व्हील चेयर पर पापा को बैठा के, जी, 10 दिन के लिए गाड़ी बड़ा वाला बुक करके। जी, जी, ये वो तो बहुत अच्छी लेफ्ट बात है साइड आपकी। पूरा
हाँ, हाँ, लेफ्ट हाँ। साइड पूरा, पर अब ठीक नहीं हो सकता है, पूरा ओह! लेफ्ट साइड। नहीं, मैं अच्छा। 22-23 बरस से मैं उनकी सारी हाँ, सेवा मैं कर रही हूँ। ओह! मैं कर हाँ, रही हूँ, अब तो बच्चे बच्चे और मैं, जब जिसको समय रहा। वो हाँ, ठीक हाँ। नहीं हो सकते हैं तो कम से कम वो खुश हाँ, रहे, जिंदा रहे, हम लोग के साथ रहे। हाँ, बस ये बड़ी बात है। चलो आपके हाँ, बच्चे भी अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे बहुत हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और तो उनका बचपन कुछ नहीं रहा। मैं बोल दी कि मैं तुम जी। लोग को पैसा दूंगी, लेकिन हुँ, हुँ। तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। तुम लोग के साथ भगवान रहेंगे, भगवान रहेंगे। अब मुझे जब तुम लोगों की जरूरत होगी तो मैं हुँ, जरूर तुम लोगों से मदद लूंगी, तुम लोग को डिस्टर्ब करूंगी, जी, लेकिन मैं तुम लोग का कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। पैसा खाली दूंगी बस, जी, जी। यही। क्या कहूँ मैं? पैसे का गलत पैसे का हाँ, गलत उपयोग मत करना, और हुँ, गलत रास्ते पर मत जाना। जी, जल्दी पढ़ लिख के नौकरी प्राप्त करो। जब तक हम बूढ़े होके थक जाएं, तब तक हुँ, मेरा सहारा बन के खड़े हो जाओ। जी। तो आपकी ये संघर्षपूर्ण कहानी सुन के मैं निःशब्द हो गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो थोड़ा-सा हम इस माहौल को चेंज करते हैं। आपने तो बहुत हिम्मत दिखाई है, बहुत इसका सामना किया है। तो अभी मैं आप सुनाने में मैं सुनाने में नहीं रोई, नहीं रोई, आप रो दिए। जो मेरे सुनता है वो रो देता है। जी, जी, इतना जी। ही नहीं, बच्चों का एक एक्सीडेंट दुर्घटना हुआ, जी। पूरा गाड़ी पलटी खा गया। ओह! पूरा हाँ, बड़ी बेटी का पूरा चेहरा खराब हो गया। ओह! अच्छा, हाँ। छोटी बेटी का हाथ टूट गया। लड़के को ये सब में पूरा चोट लगा, स्कूल से ओह! लौटती में। तब मेरे अच्छा, पति अच्छे थे, हाँ, हाँ। उनको भी भेलौर ले जाना पड़ा, बेटी को। ओह! ओह! तब हाँ। मेरे पति अच्छे थे। मतलब बहुत बच्चों की जबरदस्त एक्सीडेंट था, लेकिन तीनों बच्चे हाँ, जिंदा हाँ। बच गए। गाड़ी पूरा ऐसे भीतर पूरा वो हो गया था, बैटरी उसी में था गाड़ी में। लोग ओह! देख करके पूरा हाँ, भीड़ लगा करके कहते थे कि माता पिता कितना धर्मात्मा है, कितने अच्छे कर्म हैं कि जी, बच्चे जी। को कुछ नहीं हुआ, बच गए। जी, सच बात है, ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, हाँ, आपके बहुत। संस्कार भी हैं। मैं बहुत पूजा और पाठ करती हूँ। जी, जी, बस ये उनकी कृपा है और आपके संस्कार हैं। मतलब बच्चों के लिए भी आपने बहुत परेशानी भोगी है और चलिए अब सोच आगे का समय सब अच्छा रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और थोड़ा-सा माहौल को चेंज करते हैं हम क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊँगी। आप कुछ रचना प्रस्तुत कर दीजिए। अच्छा रीता जी, कोई बात नहीं। आप लोग शुभेच्छु हैं और मेरी बात को सुने। देखिए, मैं नहीं रोती, मेरा तो आँसू कहाँ सूख गया। मैं नहीं रोती हूँ। आपने पूरी ज़िंदगी उसको सहा है। हाँ, आपने इसलिए इतने साल आपने दूसरा वो कोई तो सहा जो है। सुनता है वो रो देता है। जी, जी, जो सुनता है वो रो देता है। जी। अब मेरे पिताजी जो ज़िंदगी भर मेरे आदर्श थे जी, और जी। मुझे बहुत मानते थे। पाँचों भाई-बहनों में सबसे ज़्यादा मुझे मानते थे। मुझे ज़रा-सा कष्ट हो जाए तो उनको हुँ, बहुत तकलीफ़ पहुँचता था। जी। मेरी शादी में मेरे ससुर को जाकर बोले कि अगर मेरी उस बेटी को यहाँ कोई ससुराल में तकलीफ़ होगा, तो हुँ, हुँ। समझना कि हम मर जाएँगे, हम ज़िंदा नहीं रहेंगे। जी। हुँ, तो इस तरह से, लेकिन हुँ, उनके चले जाने के बाद हमको हुँ। बहुत धक्का लगा। जी। मैं उनको उनके बारे में बताती हूँ। जी। मेरे पिताजी एक सीधे-साधे, सच्चे, ईमानदार, कर्तव्यपरायण व्यक्ति थे। इतने बड़े पद पर रहते हुए भी ज़रा भी अभिमान नहीं था। हम पाँचों भाई-बहनों में वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे पति को ब्रेन स्ट्रोक होकर पैरालिसिस हो गया। मेरे पिताजी आहत हो गए। उनके जीवन को विषाद ने घेर लिया। कुछ दिनों बाद जब वे मृत्युशैया पर थे, तो मैं उन्हें देखने भी नहीं जा सकी। और जब उनकी मृत्यु हो गई, तो मैं अंतिम दर्शन करने या उनके संस्कार कर्म में भी नहीं जा सकी। तो इसका मुझे बहुत पश्चाताप लगा और मैं अभी तक याद करके बहुत रो देती हूँ।
उस पर श्रद्धांजलि में मैं उनके लिए कुछ लिखी हूँ, जो आपके सामने समर्पित है। जी जी, सॉरी। बाबूजी मेरे बाबूजी, भोले भाले सीधे साधे, तन सुंदर था मन निर्मल था, छल कपट से थे कोसों दूर, सादा जीवन उच्च विचार, जीवन का था यही मूलाधार। शांत सौम्य और स्नेहिल थे वो, बाबूजी मेरे बाबूजी। क्रोध उन्हें छू न सका था, कटु बोल ना थे उनके, सबसे मिलते अपनों जैसा, ऊंचे पद का गर्व न था, किसी चीज का लोभ न था, संत सरीखे बाबूजी। संत सरीखे बाबूजी थे, बाबूजी मेरे बाबूजी। कष्टमय था सारा जीवन उनका, दुबली पतली काया थी उनकी, अदम्य साहस व अद्भुत शक्ति से भरपूर थे बाबूजी। कभी न डरते कभी न हारे, बाबूजी मेरे बाबूजी। सेवा भी कोई उनसे सीखे, पहले अपने उनके पिताजी को पैरालिसिस हुआ, उसका सेवा किए। फिर मेरी माँ 7-8 साल तक बिस्तर पर रही, उनकी देखभाल सेवा खुद अपने किए। जी सेवा भी कोई उनसे सीखे, पहले पक्षाघात ग्रसित पिता की उन्होंने अद्भुत सेवा की। फिर 80 वर्ष की वृद्धावस्था में 7 वर्ष तक शैयाग्रस्त पत्नी की बहुत कष्टप्रद सेवा की। तनिक न ऊबे बाबूजी, तनिक न ऊबे बाबूजी, बाबूजी मेरे बाबूजी। जीवन के उस अंत समय में मार्मिक व असहनीय पीड़ा में स्वयं पड़े थे बाबूजी। जीवन के उस अंत समय में मार्मिक व असहनीय पीड़ा में स्वयं पड़े थे बाबूजी। रोते बच्चे घबराए परिजनों को ढाढ़स देते और समझाते। उस हालत में भी ढाढ़स दे रहे थे और समझाते थे कि यह जीवन है, आना जाना तो लगा ही रहता है, तुम लोग ज्यादा ये मत करना, आपस में मिलजुल कर रहना। पर तनिक न रोए बाबूजी, बाबूजी मेरे बाबूजी। आखिर वह क्षण आ ही गया, काल के गाल में समा गए बाबूजी। मैं चरमरा गई, हो गई धाराशायी, उजड़ गई मेरे सपनों की दुनिया, तड़पती रही मैं एक क्षण मिलने को, अंतिम दर्शन करने को। पर हालात की ऐसी मजबूरी कि हो न सकी ये आस पूरी, और चले गए मेरे बाबूजी, चले गए मेरे बाबूजी। बाबूजी मेरे बाबूजी, मेरे रोम रोम में बसते थे वो, उनके रोम रोम में रहती थी मैं। अपने मन की मुझसे कहते, मेरे मन की सुनते थे वो। अब तक था एहसास उनके इस साथ का और इस प्यार का, पर यह क्या, अब कुछ नहीं। शब्दों के बाण हैं मुझे चुभते, अपनों के दिए घाव नहीं सूखते। हृदय में मेरे हाहाकार है और मन में है चित्कार। ढाढ़स देने को नहीं रहे अब बाबूजी, ढाढ़स देने को नहीं रहे अब बाबूजी। बाबूजी मेरे बाबूजी, बाबूजी मेरे बाबूजी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक कविता। और मैं भी समझ सकती हूँ, क्योंकि जीवन में कब संघर्ष बहुत बड़ा सामने आ जाए, उसको फेस कर लेना, अंतिम सांस तक लड़ते रहना, एक बहुत शायद ही कोई कर सकता है। ईश्वर का जिस पर हाथ रहे वही साहस और धैर्य पाता है। आशा जी, आपने अपने अनुभव और विचारों को जिन स्पष्टता और संवेदनशीलता के साथ हमारे साथ साझा किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और अपने सभी श्रोताओं से भी, दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ
कि आप सब लोग इस प्रेरणादायी जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहे, इस संवाद यात्रा में, संवाद सृजन में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और शायद कुछ असुविधा हुई हो क्योंकि मैं थोड़ा असहज हो गई थी, तो क्षमा हाँ, चाहती। आप तो बहुत भावुक हो गई और मेरे दुख को अपने अंतर मन में समा लिया। इतना संवेदनशील, तो अजब साहित्यकार आप हैं। मेरे दुखों को आपने आत्मसात कर लिया अपने हृदय में। मैं नहीं रोई, लेकिन आप बहुत भावुक हो गई। जी बहुत 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 मेरी आत्मा हल्की हो गई आपके साथ दुख साझा करके। जी बहुत हल्की हो गई। अब आपको सभी। एक अच्छी कविता सुना दूं। जी जी। पहले आप एकदम हंस लीजिए, उसके जी बाद मैं एक अच्छा मन अच्छा करके जाऊं। मैं अपनी जी। रीता जी को रोते हुए छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। जी स्वागत है। मन रे धीरज धरना, शीर्षक है मन रे जी धीरज धरना। धीरे धीरे सब संभव है, मन रे धीरज धरना। धीरे धीरे सब संभव है, मन रे धीरज धरना। मंजिल मिल ही जाएगी, पथ पर बढ़ते रहना। मंजिल मिल ही जाएगी, पथ पर बढ़ते रहना। पहले पतझड़ आकर जाता है, तभी बसंत ऋतु आता है। पहले बादल बिजली शोर मचाते, तब बारिश हो जाता है। जीवन दुख का सागर है, जीवन दुख का सागर है। सुख तो क्षण भर आता है, कर्मवीर मानव ही पत्थरों में राह बनाता है। कर्मवीर मानव ही पत्थरों में राह बनाता है। जीवन धन्य उसी का है, जो आशा और निराशा में भी प्रेम करुणा और साहस के दीप जलाता है। प्रेम करुणा और साहस के दीप जलाता है। कठिन क्या है और सहज क्या है, मन का एक बखेरा है। कठिन क्या है और सहज क्या है, मन का एक बखेरा है। जो हिम्मत से आगे बढ़ता, उसका सुखद सबेरा है। जो हिम्मत से आगे बढ़ता, उसका सुखद सबेरा है। अंधियारी रात भले ही गहरी, सूरज फिर भी निकलता है। अंधियारी रात भले ही गहरी, सूरज फिर भी निकलता है। हौसलों की लौ जले तो उज्जवल भविष्य चमकता है। हौसलों की लौ जले तो उज्जवल भविष्य चमकता है। पहले कांटे राह में आते, फिर फूलों की बारी आती। संघर्षों की अग्नि में तपकर जीवन और निखर जाती। जीवन और निखर जाती। जीवन दुख का सागर है, पर साहस नाव बन जाता। पर साहस नाव बन जाता। जिसने लहरों से लड़ना सीखा, वही किनारा पाता। वही किनारा पाता। मंजिल नहीं दिखाई दे,
फिर भी चलते रहना है, छोटे छोटे प्रयासों से ही सागर को भरते रहना है, सागर को भरते रहना है। धीरे धीरे सब संभव है, मन रे धीरज धरना, मंजिल मिल ही जाएगी, पथ पर बढ़ते रहना। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी प्रेरणादायक रचना कि सही बात है, मंजिल मिलेगी, आगे बढ़ते रहना चाहिए और आपने इतना संघर्ष किया। और बस मैं यही चाहूँगी, यही प्रार्थना करूँगी ईश्वर से आपका जीवन अच्छे से बीते और बच्चे आपके साथ रहें, पति आपके साथ रहें, अफ़सर आपके साथ रहें। हमारे साथ राजश्री गौड़ जी जुड़ी हुई हैं। वो लिख रही हैं बहुत सुंदर संवाद। आदरणीय संतोष पारिक जी भी जुड़ी हुई हैं। वो भी आपको सादर प्रणाम कह रही है। उन्होंने मुझे बहुत मैसेज बहुत सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन्होंने सबों ने जी। सुना, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने मुझे अलग से मोबाइल पे भी मैसेज किया है कि इनको मेरा सादर प्रणाम कहिए। ओ हो। आशा संतोष पारिक जी ने। संतोष पारिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ मैं जुड़ी हूँ एक जगह और, इसमें क्या नाम सुनीता है? सैनी जी वाले ग्रुप में। हैं? सुनीता सैनी जी के ग्रुप में, लोकगीत वाले में। नहीं, ये नाम ही नहीं याद आ रहा है। ओ, हम्म, नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए कोई उड़ीसा बात। की एक हैं, वो हमको जोड़ी थी, उड़ीसा अच्छा, की हैं। वो अच्छा, अच्छा। नाम नहीं याद आ रहा है। अच्छा, अच्छा। किशोर अच्छा। सर जुड़े हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर कार्यक्रम। राशि मैम नमस्कार, संतोष जी नमस्कार, किशोर सर नमस्कार, और आप सब लोग जुड़े रहे, हमारे साथ उत्साहवर्धन किया। इसके अलावा जो असुविधा हुई है, जो बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, तकनीकी इश्यू आ गया था, उस वजह से, उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। और इसके साथ ही आप सबसे अब मैं सॉरी, 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 एक्चुअली मेरी एक सिस्टर है संतोष पारिक जी, और एक राजस्थान पत्रिका से संतोष पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मैसेज किया है कि इनको मेरा प्रणाम कहिए। सबको और मेरा मैं बहुत बहुत सादर जी, प्रणाम, और जी, सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत दिल से आभार, हृदय तल से आभार। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष पांडे जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं संतोष पारिक जी समझी, क्योंकि दोनों का नाम, मेरी एक्चुअली 2 सिस्टर हैं, दोनों का नाम संतोष है और सर का नाम भी संतोष है, तो मैं कई बार कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। इधर कॉल करनी होती है, उधर कर देती हूँ। अच्छा। कई बार ऐसे गड़बड़ हो गई है, तो संतोष सर, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम में आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सबका बहुत-बहुत आभार। जुड़े रहिए अगले कार्यक्रम के लिए एक नए व्यक्तित्व के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार आशा जी, आपका भी बहुत-बहुत आभार मंच पर आने आपको के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप इतनी भावुक हो गई, रो भी दी, इसलिए मुझे थोड़ा हो गया, लेकिन मेरे दुख को बहुत हल्का की अपने में आत्मसात करके। वो तो जी, मैं बहुत आभारी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। जी, इस मंच बहुत-बहुत पर मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।